नमस्कार, एक बार फिर से सभी का स्वागत है ड्रीम्स वे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूंगा कि सभी बच्चों को जो पहले वीडियो आ रहे हैं चैनल पे वो पसंद आ रहे होंगे। आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके साथ पेपर लेकर आया हूँ एचपी पुलिस का सेकंड पेपर। जो फर्स्ट पेपर आपका लीक हो गया था, उसके बाद ये जो पेपर था ये दोबारा कंडक्ट कराया गया था। तो ये करवाया गया था 8 सितंबर 2019 को। तो इसमें भी रीजनिंग के और मैथ्स के कुछ सवाल पूछे गए थे जो बच्चों से पेपर में क्या हुए थे, सॉल्व नहीं हो पाए थे। तो उन सभी क्वेश्चंस के मैं आपके साथ क्या लेके आया हूँ, सॉल्यूशंस विद ट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें आपको सारे के सारे रीजनिंग के और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होके मिल जाएंगे, स्टेप वाइज भी और शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ भी। जो आने वाला आपका पेपर है 2021 में, जो एचपी पुलिस का पेपर होगा, उसमें ये सभी के सभी प्रश्न भी आपको क्या करके जाएंगे, हिंट बता के जाएंगे कि हाँ अगली बार जो है वो पेपर किस तरह का आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा किस चीज़ से था। फर्स्ट क्वेश्चन था ये सीरीज़ जो है मेरे पास, ये सीरीज़ है कौन सी, सी। जो आपका पेपर हुआ था 8 सितंबर को, उसका मेरे पास कौन सा है, सीरीज सी का क्वेश्चन पेपर है। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो किस चीज़ से पूछा गया था, रीजनिंग से पूछा गया था। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द इंग्लिश डिक्शनरी विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन थर्ड प्लेस। कि अगर हम कुछ वर्ड्स दिए हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, उनको अगर हम डिक्शनरी के हिसाब से क्या करें, अरेंज करें, तो थर्ड नंबर पर कौन सा आएगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर वर्ड लिखता हूँ। पहला वर्ड है MONARCHY। उसके बाद हमारा जो सेकंड वर्ड है वो है मोनास्टिक, MONASTIC, मोनास्टिक। तीसरा है MONETARY, मॉनेटरी। और जो चौथा वर्ड है वो है मोनिड, MONEYED, मोनिड। ठीक है, तो अब इन चार वर्ड्स में देखो सबके सब किससे स्टार्ट हो रहे हैं, एम से स्टार्ट हो रहे हैं तो एम को कट कर दो। इसके बाद किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ओ से, तो ओ को कट कर दो। इसके बाद सबके सब किससे स्टार्ट हो रहे हैं, एन से, तो इसके बाद एन को भी कट कर दो। इसके बाद देखो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे भी क्या है, ई है। तो इसमें हमें पूछा क्या था कि कौन सा, विच विल कम इन थर्ड प्लेस। तो ये आ गया हमारा कौन सी वाली प्लेस पे। इसके बाद ए सब में कॉमन था, इनमें ई था। अब इन दोनों वर्ड्स में देखते हैं कि इन दोनों वर्ड में से कौन सा पहले आता। तो आर जो है उसका नंबर क्या होता है, 18, और जो S है उसका नंबर कितना होता है, 20। ये नंबर जो मैंने लिखे R18 और S20, ये किसके हिसाब से लिखा है, ABCD का जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है उसके हिसाब से। तो देखो EJOTY, तो PQR और S। R कितने पे आता है, 18, और जो S है हमारा वो कितने के ऊपर आता है, 19 के ऊपर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19। तो इसका मतलब इन दोनों में से पहले जो वर्ड लिखा जाएगा वो आएगा ये आ गया फर्स्ट नंबर पे। ये कौन से नंबर पे आ गया, सेकंड नंबर पे। अब हम बात करते हैं इन दोनों वर्ड्स में, इनमें T जो है वो कितने पे होता है, 20 पे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको। इसी तरह से जो हमारा कौन सा है, Y है, वो कितने पे होता है, 25 पे। तो दोनों में से कौन सा छोटा है, T, तो ये कितने पे आ जाएगा, थर्ड पे, और ये कितने पे आ जाएगा, फोर्थ पे। तो उसने हमें पेपर में पूछा था कि चारों में से कौन सा वर्ड जो था वो थर्ड प्लेस पे आएगा। तो थर्ड प्लेस पे हमारा जो वर्ड आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, मॉनिटरी। तो इसका मतलब इस वर्ड का आंसर क्या आ जाता, मॉनिटरी आ जाता। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने जो आपको ये ABCD के बारे में बताया है, ये आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम अपनी क्या लेके आ रहे हैं, एक पूरी की पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग के चैप्टर वाइज सारे के सारे चैप्टर जो हैं वो क्या करा दिए जाएंगे, पढ़ा दिए जाएंगे। तो उस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि पी कैसे, नंबरिंग कैसे लेते हैं, और किस हिसाब से इसकी नंबरिंग के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे वर्ड्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, चूज़ द ऑड वन आउट। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से बोला है कि कौन सा निकालना है, ऑड वन आउट। मतलब चारों में से तीन जो ऑप्शन है वो एक जैसे हैं, और एक ऑप्शन जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो पहला ऑप्शन दिया था PRT, अगला जो ऑप्शन दिया था वो था QOM, उसके बाद जो अगला था वो था CEG, और इससे जो अगला था वो था UW और Y। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इनके कंसेप्ट देखना होता है कि ये किस कंसेप्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो देखो हम P है, P से हम देखते हैं कि
आर बन रहा है और आर से क्या बन रहा है, टी। तो देखो PQRST मतलब क्या हुआ, P में अगर हम कितने जमा कर रहे हैं 2, तो क्या आ रहा है R, और R में कितने जमा कर रहे हैं 2, तो नेक्स्ट क्या आ रहा है T। 2 कैसे हुए, 1 और 2, 1 और 2। इसी तरह से QOM देखते हैं, तो QOM में क्या आ जाएगा, PQRSTU और इससे पीछे MNOP। अब देखो Q था, Q से कहाँ जा रहा है वो, MN और O। Q से कहाँ गया, O पे, तो क्या हुए -2, और उसके बाद O से कहाँ जाता है वो, M पे, तो भी क्या आते हैं -2। तो इसमें हुआ +2, यहाँ पे क्या चला -2। इसके बाद इस वाले को देखते हैं, ABCDEF और G। तो देखो C से क्या बन रहा है E, तो यहाँ पे भी क्या आ रहे हैं +2, और E से फिर क्या बन रहा है G, तो यहाँ पे भी क्या आ रहे हैं +2। इसका मतलब देखो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सेम है, और ये क्या है डिफरेंट है, लेकिन हम थर्ड वाले ऑप्शन को भी एक बार क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो देखो STUVWXY और Z। देखो U से क्या बना W, क्या हुए +2, और W से क्या बन रहा है Y, तो यहाँ पे भी क्या आ रहे हैं +2। अब देखो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, ये सब एक जैसे सिमिलर पैटर्न पे काम कर रहे हैं, सब में क्या आ रहा है +2। और ये जो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा था, QOM सेकेंड ऑप्शन, ये पैटर्न इसका क्या था, बाकी तीनों के मुकाबले पैटर्न क्या था, इसका अलग था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उसने बोला था चूज द ऑड वन आउट, की इन 4 में से कौन सा एक ऐसा है जो अलग पैटर्न पे काम कर रहा है। तो 3 एक पैटर्न पे आ गए, और ये कौन से पैटर्न पे आ गया, अलग पैटर्न पे। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर B। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड विद द सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ लेटर ऑफ द वर्ड स्टम्बल, ईच यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड, की हर एक वर्ड में लेटर को सिर्फ एक बार यूज़ करना है। तो पहले हम अपना वर्ड लिखते हैं STUMBLE। क्या था वर्ड, स्टम्बल। इसके कौन कौन से लेटर्स जो थे वो हमने यूज़ करने थे, हमें बोला था सेकंड लेटर, तो ये आ गया मेरा सेकंड लेटर। इसके बाद बोला था फोर्थ लेटर, ये आ गया फोर्थ लेटर। इसके बाद बोला था सिक्स्थ लेटर, और इसके बाद कौन सा लेटर बोला था, सेवेंथ लेटर। इन लेटर्स को हम यूज़ करते हैं। तो देखो क्या क्या यूज़ करना है हमें, T, M, L और E। इनको यूज़ करके क्या बनाना है, कोई मीनिंगफुल वर्ड। तो देखो क्या बन सकता है, MELT, मेल्ट एक वर्ड बन सकता है, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं कुछ बन सकता है कि नहीं। तो देखो अगर हम सपोज लेते LET, एक वर्ड बन रहा है लेट, और इसके साथ अगर हम M बताते हैं तो LETM नहीं बन रहा है। उसने क्या बोला था कि जो हमें वर्ड्स यूज़ करने हैं उन चारों को यूज़ करके क्या बनाना था, एक वर्ड बनाना था। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड विद द सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवन लेटर ऑफ द वर्ड स्टम्बल यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन द वर्ड। मतलब चारों के चारों लेटर लेने थे और चारों को लेकर एक क्या बनाना था, मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। तो चारों को मिलाकर सिर्फ एक ही वर्ड बन रहा है, कौन सा, मेल्ट। मेल्ट का मतलब क्या होता है, पिघलना। जैसे इसका एग्जांपल क्या बोलते हैं, आइस मेल्ट, कि जब आइस जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे आती है तो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 1। तो क्वेश्चन नंबर जो मेरा 3 था पेपर में सीरीज कौन सी, सी में, उसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A, कि ऐसे मीनिंगफुल सिर्फ एक ही वर्ड जो है वो बनाया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, चूज द ऑड वन आउट। ये किसकी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, कि इसमें से भी हमें क्या चूज करना है, ऑड वन आउट। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया है हमारा, जापान। इसके बाद जो मेरा सेकंड ऑप्शन दिया है वो दिया है चाइना। थर्ड ऑप्शन जो दिया है वो दिया है कुआलालंपुर, और जो लास्ट ऑप्शन दिया है वो दिया है इंडोनेशिया। कौन सा दिया है, इंडोनेशिया। तो इन 4 में से देखो जापान एक अलग से खुद क्या है, कंट्री है। चाइना भी एक क्या है, कंट्री है।
इंडोनेशिया भी क्या है, एक कंट्री है। और ये जो ऑप्शन में दिया था, क्वेश्चन में ऑप्शन दिया था, ऑप्शन नंबर 3 कुआलालंपुर, ये खुद क्या है, एक कंट्री नहीं है, ये क्या है, कैपिटल है कहाँ का, मलेशिया। कुआलालंपुर जो है वो कैपिटल है किसका, मलेशिया का, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, ऑड वन आउट। ये तीन जो चीज़ें थी, इंडोनेशिया, चाइना और जापान, ये तीनों के तीनों नाम किसके थे, कंट्री के नाम थे। और जो यहाँ पे नाम दिया था कुआलालंपुर, वो खुद एक कंट्री नहीं है, वो क्या है, एक कंट्री है जिसका नाम क्या है, मलेशिया, उसका कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर है। तो हमारा आंसर आ जाता, क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाता, सी। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला था, स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, इफ़ टुगेदर इज कोडेड एज RQEGRJCT। मतलब वो बोल रहा है मेरे को कि एक वर्ड है टुगेदर, TOGETHER, ये मेरे को एक वर्ड दिया था TOGETHER। टुगेदर जो है उसको वो किसी कोडेड लैंग्वेज में कैसे लिखता है, RQEGRJC और T, ये किसी कोडेड लैंग्वेज में इसने इसको लिखा है। तो मेरे को बोल रहा है कि अगर उसी तरह से मैंने लिखना हो PAROLE, ठीक है, क्या लिखना हो, PAROL, पेरोल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो ठीक है, अब इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये मतलब मुझे क्या दिया है उन्होंने, क्वेश्चन में एक हिंट दिया है कि इसको ऐसे लिख रहे हैं तो इसको कैसे लिखेंगे। तो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये लिखा हमने, तो ये लिखा कैसे है, ठीक है। तो उसके लिए देखो, एक बार हम ABCD पे नज़र मारते हैं, ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY और Z, ठीक है। ये ABCD मैंने क्यों लिखी, इसको लिखने से हमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। कैसे देखते हैं, देखो यहाँ पे T है, T को बदल के उसने क्या लिखा है, R। तो यहाँ पे मेरा क्या है, ये है T से R कैसे लिख सकते हैं हम, कि अगर हम क्या करें, माइनस के 2 करें तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, माइनस के 2। इसके बाद हम किसको देखते हैं, O को। तो O देखो कहाँ है हमारा, यहाँ है। O से उसने क्या बना दिया, Q। इसका मतलब उसने क्या किए, प्लस के 2, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस के 2। इसके बाद उसने G से क्या बना दिया, E। तो देखो G है, G से क्या बना रहा है वो E, तो फिर से क्या आ रहा है, माइनस के 2। इसके बाद E से फिर से क्या बन रहा है, G। तो देखो अगर E से क्या बनेगा, G, तो फिर से क्या आ जाएंगे, प्लस के 2। तो देखो एक ट्रेंड चल रहा है, -2 +2 -2 +2। और इसमें भी देखो फिर से क्या आ रहा है, -2। और H से देखो J, फिर से क्या आ रहा है, +2। E से C -2 और यहाँ पे फिर से +2। इसका मतलब है कि हमें अपना क्या पता लग गया, हमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या पता करना होता है, पैटर्न, कि पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। तो पैटर्न क्या हो रहा है, -2 +2 -2 +2। इसी तरह से अब मेरे पास यहाँ पे जो उसने बोला था चेंज करने के लिए, वो क्या था, पेरोल। तो P से मुझे कितने माइनस करने हैं, 2। तो P से माइनस करूँगा तो 2, तो क्या आ जाएगा, N। तो -2 करेंगे तो मेरे को आंसर मिलेगा क्या, यहाँ पे पहला लेटर आ गया मेरा N। उसके बाद मुझे क्या करना है, +2। तो A से कितने जाएंगे, +2, तो क्या आ जाएगा, C। तो अब देखो मेरे पास 4 ऑप्शन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उसमें से ऑप्शन नंबर A और B तो क्या हो गए, एलिमिनेट। वजह, उन दोनों का आंसर किससे स्टार्ट है, R से। और मेरे पास बचा ऑप्शन C और D, उन दोनों के आंसर किससे हैं, N से हैं। तो मेरा ऑप्शन या तो C होगा या तो D होगा। तो इसको आगे सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, फिर पता लग जाएगा कि दोनों में से कौन सा मेरा आंसर आता है, ठीक है। इसके बाद देखो R था, मुझे क्या करना था, -2 +2। अब फिर से क्या करना है, -2। तो R से माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, P। जो आंसर आ रहे हैं उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, स्क्वायर बॉक्स के अंदर। इसके बाद मुझे फिर से क्या करना है, +2। तो O में +2 करूँगा तो क्या आ जाएगा, O से Q आ जाएगा, ये आ गया। इसके बाद देखो जो हमारा ऑप्शन नंबर C था, उसमें था N, C, Q और P, ठीक है।
एन सी क्यू और पी। और जो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा था, डी था, उसमें क्या था, एन सी पी क्यू, एन सी पी क्यू। तो देखो एन सी पी क्यू, तो इसके बाद वाले जो अगले लेटर्स थे उन्हें मुझे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी, हम इन्हीं चार को देख कर क्या बता देते कि हमारा जो आंसर आना था वो कौन सा आना था, ऑप्शन नंबर डी। तो जो मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5th आपके सीरीज सी में पूछा गया था, उसका आंसर कितना आना था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सीरीज नंबर सी का। इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ द 3rd डे ऑफ मंथ इज़ मंडे। मान लेते हैं कोई मंथ है, उसमें डेज हैं, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे। थर्ड डे के लिए उसने क्या बोला, इफ़ द 3rd डे ऑफ ए मंथ इज़ मंडे। ये हमारा क्या आ गया, मंडे आ गया। तो इसका मतलब इससे पहले क्या था, संडे, और यहाँ पे क्या था, सैटरडे। ठीक है, अब उसके बाद वो बोल रहा है देन व्हाट विल बी द फिफ्थ डे आफ्टर द 21st डे ऑफ द सेम मंथ। ठीक है, तो इसके बाद अगर वो मेरे को बोल रहा है कि 5th डे निकालना है मुझे, कितने के बाद, 21st डे ऑफ द सेम मंथ, कि 21st डे। तो अगर मंडे 7 को आया तो अगला मंडे कब आएगा, 10 को, उसके बाद कब आएगा, 17 को, उसके बाद जो अगला मंडे है वो कब आएगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। जो अगला मंडे आएगा वो कब आएगा, 24th को हमारा क्या आ जाएगा, अगला मंडे आ जाएगा। उसके बाद उसने मेरे को बोला था कि ये जो हमारा 24th को आ रहा है क्या, मंडे, हमें कितने दिन के लेके चलना था, 21st डे। कितने दिन लेके चलने थे, 21st डे लेके चलना था। तो उसके बाद मेरे पास कितने दिन बोले थे उसने, तो देखो इसके बीच में कितने दिन का गैप आ गया, 5 दिन बोले थे ना उसने कि 5th डे। तो मुझे 21st डे निकालना था पहले, उसके बाद कौन सी बात करूँगा, 5th डे की। तो 3 दिन तो मेरे कहाँ पे सॉल्व हो गए, मंडे तक। उसके बाद अगला दिन जो आ जाएगा मेरा वो कौन सा आ जाएगा, ट्यूसडे। उससे अगला मेरा दिन जो आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, वो वेडनेसडे। कौन सा आ जाएगा अगला दिन, वेडनेसडे। तो उसने मेरे से पेपर में पूछा था कि जो हमारा उसी सेम मंथ का डे था 21st के बाद 5th, तो कौन सा आ जाएगा वो, वेडनेसडे। कौन सा, वेडनेसडे। तो जो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा था, बी था। ठीक है, इसको मैं आपको एक बार दोबारा से समझाता हूँ। देखो एक मंथ स्टार्ट हुआ, उस मंथ के जो तीसरा दिन था उस दिन क्या था, मंडे था। अब वो मेरे को बोल रहा है कि मुझे कौन सा दिन निकालना है, 21st और इसके बाद 5th डे। तो 21st और 5th कितना हो जाएगा, मुझे मतलब सिंपल वे में बोलूँ तो कौन सा निकालना है उस मंथ का, 26th डे। 26th वाले डे को कौन सा क्या होगा, मतलब वो होगा मंडे होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कौन सा डे आएगा। तो देखो अगर 3 तारीख को मेरा पहला मंडे आया तो उसके बाद आएगा 10 को, फिर कितनी को आ जाएगा, 17 को, उसके बाद कब आएगा, 24 को। तो देखो अगर 24 को मंडे है तो 25 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, और 26 को क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। जो मेरा क्या था, सही आंसर था। समझ आ गया आप सबको। तो चलिए अब चलते हैं चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे क्या बोल रहा है वो देखते हैं। अमंग 5 बॉयज बसंत इज टॉलर देन मनोहर बट नॉट एज मच एज राजू। जयंत इज टॉलर देन प्रदीप बट स्मॉलर देन मनोहर। हु इज़ द टॉलेस्ट। ठीक है, कितने लोगों के बारे में बात कर रहा है वो, 5 लोगों के बारे में। अब 5 लोगों के बारे में बात कर रहा है तो हम कंडीशनें जैसे जैसे दी हैं उसी कंडीशन के हिसाब से ड्रॉ करते हैं। अमंग 5 बॉयज बसंत इज टॉलर देन मनोहर। ये हम लेते हैं क्या, बसंत। अब ये टॉलर वगैरह का कैसे लेते हैं, हम एक साइन लेके चलते हैं। ये कौन सा, ग्रेटर देन। इस साइड जो लिखा होगा वो क्या होगा, बड़ा, तो मतलब वो क्या होगा, टॉलर। और इस साइड वाला बंदा क्या हो जाएगा, शॉर्टर। ये कौन सा होता है, छोटा। ठीक है, साइन में इस जिस तरफ साइन का मुंह खुला होता है वो क्या होता है, बड़ा, और जिस साइड साइन का मुंह क्या होता है, बंद, वो क्या होता है, छोटा। तो हम इसको लेके चलते हैं, जिस साइड को खुला होगा वो क्या होगा, टॉलर, और जिस साइड को बंद होगा वो क्या होगा, शॉर्टर। तो उसने मेरे को क्या बोला, बसंत इज टॉलर देन मनोहर। बसंत बड़ा है किससे, मनोहर से। किससे, और ये कौन सा आ गया, बसंत। बसंत बड़ा है मनोहर से, बट नॉट एज मच एज राजू। मतलब किसके बारे में बात कर रहा है वो, कि जो हमारे पास क्या दिया था, बसंत दिया था। बसंत बड़ा है मनोहर से, लेकिन किससे ज़्यादा बड़ा नहीं है,
राजू से, तो इसका मतलब राजू कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद उसने क्या बोला, जयंत इज टॉलर देन प्रदीप, जो जयंत है वो टॉलर है किससे, प्रदीप से, बट शॉर्टर देन मनोहर। इसका मतलब कि जो हमारा जयंत है वो बड़ा है किससे, प्रदीप से। किससे बड़ा है, प्रदीप से, लेकिन छोटा है किससे, मनोहर से। तो इसको हम इस वाली कंडीशन को यहाँ पर जोड़ सकते हैं जे, और साथ में क्या आ जाएगा, पी। तो देखो मेरे पास एक सिंगल कंडीशन आ गई, और इस सिंगल कंडीशन में मुझे क्या पता लग रहा है, उसको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। राजू सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन है, बसंत, फिर कौन है, मनोहर, उसके बाद कौन है बंदा, जयंत, और उसके बाद जो लास्ट है वो हमारा कौन है, प्रदीप। ठीक है, इसको एक बार दोबारा से आपको समझाता हूँ। क्या बोला उसने, बसंत इज टॉलर देन मनोहर, बसंत बड़ा है मनोहर से, बट नॉट मच एज राजू, लेकिन राजू से ज़्यादा क्या है, वो टॉलर नहीं है। तो राजू मतलब किससे लंबा हो जाएगा, बसंत से। इसके बाद उसने अगली लाइन बोली, जयंत इज टॉलर देन प्रदीप, जयंत लंबा है किससे, प्रदीप से, बट स्मॉलर देन मनोहर, लेकिन मनोहर से क्या है, वो छोटा है। तो एक मेरी कंडीशन ये बनी, एक मेरी कंडीशन क्या बनी, ये जो क्वेश्चन में दिया था। उन दोनों कंडीशंस को अगर मैं जोड़ूं तो यहाँ पे मैं किसको रख सकता हूँ, जयंत को और प्रदीप को। तब ये मेरे पास क्या आ गया, 5 लोगों का क्या आ गया सीक्वेंस, जिसमें कौन बड़ा आ रहा है, सबसे बड़ा आ रहा है राजू, और सबसे छोटे की बात करूं तो वो कौन आ रहा है, प्रदीप। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, कौन सबसे लंबा है। तो सबसे लंबा जो आ गया हमारा वो कौन आ गया, ऑप्शन नंबर ए राजू। इन सभी में सबसे जो लंबा था वो कौन था, राजू था। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखो अगले क्वेश्चन में आपको स्क्रीन के ऊपर एक सीरीज दिख रही होगी, और इसके बेस पे ना उसने हमसे कितने क्वेश्चन पूछे हैं, 1 2 3 और 4। मतलब देखो एक ही स्टेटमेंट दी है और एक स्टेटमेंट के बेस पे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन पूछे गए। इस तरह का जो पैटर्न था ये पुलिस के पेपर में 2017 से पहले कभी नहीं देखा गया था। अगर 2017 से पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका क्या पैटर्न था, कैसे क्वेश्चंस आते थे, तो उनको देखने के लिए इसी चैनल के ऊपर आपको एक प्रीवियस ईयर की उसकी पुलिस की वीडियो मिल जाएगी, जिसमें 2012 से लेके मैंने 17 तक के सारे क्वेश्चंस करवाए थे। लेकिन इस बार जो ये 2019 में पेपर हुआ है तो कंपटीशन को देखते हुए थोड़ा सा इस बार पेपर का लेवल जो था वो क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। लेकिन मेरे हिसाब से जो इस तरह का पैटर्न होता है ये ज़्यादा अच्छा होता है एग्ज़ाम के लिए, कि हमें अपना दिमाग जो है ना वो 4 अलग क्वेश्चन पर नहीं लगाना है, हमें सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर अपना दिमाग लगाना है, और वही एक चीज़ हमें क्या करके जाएगी, 4 से 5 नंबर आराम से छोड़ के जाएगी। तो यहाँ पर भी यही था, एक सीरीज़ थी, उसी सीरीज के ऊपर उसने आपसे क्या किए हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो चलिए उस सीरीज को मैं बोर्ड पे लिखता हूं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखो एक नंबर दिया है 851, उसके बाद दिया है 375, उसके बाद अगला नंबर दिया है 638, इसके बाद नंबर दिया है 249, और जो अगला नंबर है वो दिया है 526। इसके ऊपर उन्होंने जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ द डिजिट ऑफ एवरी नंबर आर अरेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, कि जितने भी यहाँ पे ये 5 नंबर दिए हैं इनके डिजिट्स को अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखें, किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से किस तरफ, बड़े की तरफ। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ 1 5 8, उसके बाद 3 5 7 3 6 8, ये तो ऑलरेडी लिखा है 2 4 9, और ये आ जाएगा 2 5 और 6। ये मैंने कैसे लिखा, लेफ्ट से किस तरफ को लिख दिए सारे के सारे, राइट वाली साइड को, किस ऑर्डर में, असेंडिंग। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। देखो किसको लिखना था, ये जो नंबर था उसके अंदर जो डिजिट थे उन सबको किस ऑर्डर में लिखना था, बढ़ते हुए क्रम में। ये हो गया हमारा आधा क्वेश्चन। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड देन द नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये जो मेरे पास नंबर आए, क्या करने के बाद, ऊपर वाले नंबर को चेंज करने के बाद, चेंज हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये था मेरा क्या, ओरिजिनल वैल्यू, और ये मेरी कौन सी आ गई, चेंज्ड वैल्यू। उसके बाद आधा क्वेश्चन हुआ, अभी फिर से उन्होंने बोला देन द नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इनको हमें किस हिसाब से लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग का मतलब क्या हुआ
कि पहले कौन सी वैल्यू आएगी, बड़ी, उसके बाद कौन सी वैल्यू आएगी, छोटी। पहले कौन सी वैल्यू आ जाएगी, बड़ी, उसके बाद कौन सी आ जाएगी, छोटी। तो देखो इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन सा है, 368, उसके बाद है 357, उसके बाद है हमारा 256, उसके बाद है 249 और इसके बाद मेरा नंबर है 158। ठीक है, ये हो गया। अब हमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। जो मेरा राइट एंड था उस राइट एंड से तीसरा नंबर कौन सा है। तो यहां से ये वाला मेरा जो एंड है ये कौन सा है, राइट एंड, और ये वाला जो एंड है मेरा ये कौन सा एंड है, लेफ्ट एंड। तो राइट एंड से थर्ड पूछा था, तो राइट एंड से ये क्या आ गया, फर्स्ट नंबर, ये आ गया सेकंड नंबर और ये कौन सा आ गया, थर्ड नंबर। तो मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आया, 256। अब बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चंस को पेपर में क्या करके आते हैं, गलत करके। वो लोग क्या ढूंढेंगे ऑप्शन में, 256। तो देखो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको 256 तो आंसर है ही नहीं। तो बच्चे बोलेंगे कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन क्या कर दिया है, गलत डाल दिया है। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या चेक करना था कि ये जो मेरा ऑप्शन या ये जो मेरे को वैल्यू मिली ये किसको चेंज करने के बाद मिली, क्योंकि ये मेरा क्या है, ऊपर जो लिखा है सबसे, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। ओरिजिनल क्वेश्चन को चेंज करने के बाद, क्योंकि उसने बीच में क्या दी थी, कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, स्टेटमेंट्स के हिसाब से चलने के बाद मुझे क्या मिला है, 256। लेकिन मेरा ये जो 256 था ये किसको बदलने के बाद आया है, तो ये किसको बदलने के बाद आ रहा है, 526 को बदलने के बाद आ रहा है। तो बच्चों सही आंसर क्या होता है इसका, 526। क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब पे इसके बारे में क्या डाली थी, इसकी सॉल्यूशन वगैरह डाले थे या आंसर के बताए थे। तो कुछ लोगों ने उसमें बताया था कि क्वेश्चन क्या था, गलत था या डाटा इनएप्रोप्रिएट था। तो ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ आप लोगों को क्या करते रहते हैं, ऐसे ही गुमराह करते रहते हैं। इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, बी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आया वो आंसर आ गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो जब मैं क्वेश्चन नंबर 9 कराने जा रहा हूं तो फिर से आपको स्क्रीन पे ऊपर या बोर्ड के ऊपर वही वैल्यूज दिख रही हैं। तो ये वैल्यूज क्यों चेंज नहीं हुई, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या था, इन्हीं वैल्यूज के ऊपर उसने क्या किया था, पूछा हुआ था। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है और मैं भी एक बार पढ़ देता हूं। इफ 2 इज एडेड टू द मिडिल डिजिट ऑफ ऑल ऑड नंबर, इसमें जितने भी ऑड नंबर हैं उसके मिडल में क्या करना है, 2 ऐड करना है। तो सबसे पहले तो ऑड डिजिट, क्या ऑड कौन सा होता है, जिसके लास्ट में कौन से नंबर आएंगे, ऑड नंबर। तो एक ये ऑड नंबर है, एक ये ऑड नंबर है और एक ये क्या है, ये तीनों के तीनों जो भी हैं ये तीनों के तीनों क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। क्या हैं ये, ऑड नंबर्स हैं। और उसने मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 इज एडेड टू द मिडल डिजिट ऑफ ऑल ऑड नंबर। 2 ऐड करते हैं तो कितना बन जाएगा, 8 7 1 3 9 5 और 2 6 9। जो मेरी कौन सी वाली टर्म थी मिडल, उसमें मैंने सबके अंदर क्या कर दिया है, +2 कर दिया, क्योंकि वो एग्जामिनर ने क्या बोला था, मुझे कंडीशन दी थी। इसके बाद आधा क्वेश्चन हुआ, आगे क्या बोल रहा है, एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। जो मेरे इवन नंबर्स थे उसके कौन से डिजिट से, फर्स्ट से वो कितना माइनस कर रहा था, 3। तो देखो ये मेरे पास कौन सा है, इवन, और ये भी मेरे पास क्या है, इवन। इसमें से क्या बोला है उसने, माइनस करने हैं कितने, 3। कौन से वाले डिजिट से, फर्स्ट से। तो ये आ जाएगा 3 2 6 और यहाँ पे अगर मैं माइनस के 3 करता हूँ तो ये आ जाएगा 3 3 8। ठीक है, जो मेरे ये वाले थे ऑड नंबर उनको मैंने डबल लाइन से मार्क किया है, जो मेरे इवन नंबर है उसको मैंने किससे किया, सिंगल लाइन से। ये भी ऑड है तो इसके नीचे डबल लाइन और इवन के नीचे मैंने क्या लगा दी, सिंगल लाइन, कि आपको इसको देखती बार क्या ना हो, ज़रा भी कन्फ्यूज़न ना हो। अभी ये मेरी 2 कंडीशनें जो पेपर में एग्जामिनर ने लगाई थी वो लग गई। इसके बाद अगली क्या है, फर्स्ट डिजिट ऑफ ऑल इवन नंबर्स एंड देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड सेकेंड बिगेस्ट नंबर ऑफ द न्यूली क्रिएटेड नंबर। कि जो नए नंबर मेरे पास क्या हुए हैं, क्रिएट हुए हैं, इसमें डिफरेंस निकालना है किसके बीच का, बिगेस्ट एंड सेकेंड बिगेस्ट।
तो सबसे बड़ा नंबर देखो इसमें से कौन सा बन के आया है मेरे पास, 871। ये मेरा कौन सा नंबर है, सबसे बिगेस्ट है। उसके बाद उसने बोला था कौन सा नंबर, सेकंड बिगेस्ट। तो सेकंड बिगेस्ट कौन सा है, 395। और उसने मेरे को क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड सेकंड बिगेस्ट नंबर ऑफ द न्यूली क्रिएटेड नंबर। इनके बीच का मेरे को क्या निकालना था, डिफरेंस। तो डिफरेंस इसमें से देखो यहाँ पे कितने थे, 871, उसमें से कितने माइनस करने थे, 395। 11 में से 5 चले जाएंगे, बचेंगे 6। यहाँ पे कितने हो गए, 16। 16 में से 9 जाएंगे, 9 7 16। और यहाँ पे कितने हो गए मेरे पास, 7। उसमें से 4 जाएंगे तो कितना बनेगा, 476। ठीक है, देखो 11 में से 5 चले गए 6, यहाँ पे कितने हो गए 6। 6 में से 9 चले गए, 9 7 16। और यहाँ पे 7 में से 3 चले गए, कितना आया, 476। जो मेरा क्या था, करेक्ट आंसर था। और ये जो आंसर था ये पेपर में था ही नहीं। जो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन देखो क्या दिए हैं आपको, 525 स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 729, 602 और 582। तो ये वाला जो पेपर में आपके क्वेश्चन था ये क्या था, रॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसका मैंने आपको क्या निकाल के दे दिया है, करेक्ट आंसर, जो कि आना था 476। तो इसके शायद आपको पेपर में ग्रेस मार्क्स मिले होंगे, जिन भी लोगों ने ये वाला पेपर दिया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसका आंसर आना चाहिए था 476। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो था क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन नंबर 10 को स्क्रीन के ऊपर दिखाइए बच्चों को जल्दी से। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। जो हमारे कंप्यूटर महोदय हैं वो बीच बीच में घूमने चले जाते हैं, तो अभी बीच में वो थोड़ा सा घूमने निकल गए थे, तो शायद आपको क्वेश्चन थोड़ा लेट दिखेगा, तो नाराज़ मत होना। थोड़ा बहुत हमने भी बीच में क्या करना होता है, रिलैक्स करना होता है। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ द सेकेंड नंबर फ्रॉम द राइट। तो फिर से उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, सीरीज के ऊपर। 851, 375, 638, 249 और 526। क्या पूछा उसने, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से ये है पहला नंबर, ये है दूसरा नंबर, ये है तीसरा, ये है कौन सा, फोर्थ, और ये कौन सा है, फिफ्थ। उसने क्या बोला, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर। थर्ड डिजिट थर्ड नंबर का, ये थर्ड नंबर है, इसका थर्ड डिजिट कितना है, 8। उसके बाद बोला फ्रॉम लेफ्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर फ्रॉम राइट। राइट से जो हमारा सेकेंड नंबर है उसका कौन सा डिजिट लेना है, सेकेंड। तो वो डिजिट आ रहा है कौन सा, 4, और ये वाला कौन सा आया था, 8। तो उसने बोला था इसका क्या निकाल के बताओ, प्रोडक्ट। तो आप सभी इतने समझदार हैं कि सबको पता होगा 8 × 4 करें तो कितना आता है, 32। और जो हमारा प्रेजेंट था ऑप्शन नंबर कौन से, डी में। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 सेकंड में बच्चा क्या कर सकता था, इसको सॉल्व कर सकता था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आया वो आया आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था वो फिर से इसी सीरीज़ के ऊपर बेस्ड था। देखिए कितना मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला था एग्जाम में कि हाँ एक सीरीज़ दी है, उसी सीरीज़ के ऊपर बार बार वो क्या कर रहा है, टर्म और कंडीशंस क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और चेंज करने के बाद हमें क्या करना है, उसके आंसर्स बताने हैं। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर इज इंटरचेंज देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। कौन सा नंबर बोला, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर। पहला और जो आखिरी डिजिट है हर एक नंबर का, उसको आपस में क्या करना है, इंटरचेंज। तो कितना आ जाएगा, 158573836942625। जो हमारे कौन सा वाला था, सेंटर वाला नंबर था, उसके साथ क्या करना था, कोई भी छेड़खानी नहीं करनी थी। और जो सबसे कौन से वाले फर्स्ट और लास्ट था उनको आपस में क्या कर देना था, इंटरचेंज। अब उसने बोला इंटरचेंज देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। अब देखो सेकेंड लार्जेस्ट मतलब कौन से की बात कर रहा है वो, दूसरे नंबर वाले की, जो क्या हो, दूसरे नंबर पे बड़ा हो। तो सबसे पहले कौन सा है, 942। उसके बाद हमारा कौन सा है, 836। तो उसने मेरे को बोला कि 836 तो मेरा क्या आ गया,
आंसर आ गया। लेकिन 836 ऑप्शन में प्रेजेंट फिर से नहीं है। अब ये क्यों प्रेजेंट नहीं है? क्योंकि उसने 836 बनाया कहाँ से है? जितनी भी कंडीशंस दी थी उसको अप्लाई करने के बाद जो मिल रहा था वो क्या मिल रहा था? 836। लेकिन 836 बन किस नंबर से रहा था चेंज करने से के बाद? तो वो किससे बन रहा था? 638 से बन रहा था। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 था उसका ऑप्शन नंबर कितना था? बी था। तो देखो ये थे मेरे कितने क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो एक ही पैटर्न में आपसे पेपर में पूछे गए थे। तो ये चारों के चारों आपको क्या हो गए? समझ आ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आए हैं और आपको ये टेंशन है कि हाँ अगले साल जो पेपर होना है 2021 में पुलिस का, उसमें अगर दोबारा से इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, तो उसके लिए मैं बहुत जल्द आपके साथ एक सीरीज़ लेके आऊँगा एचपी पुलिस की, जिसमें आपको इस तरह के सारे क्वेश्चंस क्या कर दिए जाएंगे। रीजनिंग का जो भी मतलब सिलेबस है उसको मैं खुद आपको एक बार क्या कर दूंगा, प्रॉपर ढंग से समझा दूंगा और इस तरह के और क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। तो इस चैनल के साथ क्या बने रहिएगा और जो भी हम लोग पढ़ाते चलेंगे उसको बैठ के अपने घर पे पढ़ते चलिएगा। चलिए अब करते हैं स्टार्ट अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करने से पहले भी क्या है, एक बहुत बढ़िया उन्होंने पैराग्राफ दिया है। उस पैराग्राफ में हमारे को क्या दी है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। उस इन्फॉर्मेशन को हमें समझना है और मज़े की बात क्या है कि इस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को समझने के बाद क्वेश्चन कितने दिए हैं मेरे को, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 और 16, मतलब एक ही क्वेश्चन दिया है और उस क्वेश्चन में 7-8 क्या दी हैं, लाइनें दी हैं जो थोड़ी सी क्या दी हैं, घुमा फिरा के इन्फॉर्मेशन दी है। उस इन्फॉर्मेशन को हमें क्या करना है, शॉर्ट आउट करना है और उसके बाद सीधे कितने नंबर मिल जाने हैं हमें, 5 नंबर। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में करने लायक था, लेकिन जब लोगों ने ये क्वेश्चन देखा था पेपर में तो हड़बड़ाहट में क्या कर दिया था, इसी क्वेश्चन की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना पेपर क्या कर दिया था, गलत कर दिया था। हमारे इंस्टीट्यूट से भी लगभग 70 के करीब लोग थे जो इस एग्ज़ाम में बैठे थे और उसमें 2 लड़के जो हैं वो क्या हुए थे, सिलेक्ट हुए थे, जो अभी ट्रेनिंग करके क्या हो गए, बाहर निकल गए हैं। तो उन बच्चों का भी यही कहना था कि सर जैसे ही हमारी इस क्वेश्चन के ऊपर नज़र पड़ी तो हमें लगा कि हाँ ये पेपर में उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछ लिया है, उसी वजह से हमारा आधा पेपर जो था वो थोड़ा सा क्या हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। तो जब आपको अगर 2021 में इस तरह का कोई पेपर में क्वेश्चन दिखेगा तो आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अप्रोच बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है क्या क्या बोला है उसने, 6 पर्सन ABCD एंड E। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो एक वेरिएबल को हमें क्या बना लेना होता है, कांस्टेंट। तो ABCDE और F को मैं क्या बना देता हूं, कांस्टेंट। उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन बोली होगी उसको इसी पैटर्न पे हम क्या करते चलेंगे, फिल करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए अब उसके बाद वो क्या बोल रहा है मेरे को, उस लाइन को पढ़ते हैं। उसने बोला ABCDE एंड F बॉट डिफरेंट चॉकलेट्स। कौन कौन सी चॉकलेट्स हैं हमारे पास, स्निकर्स, उसके बाद है पर्क, फिर कौन सी है, मंच, उसके बाद हमारे पास चॉकलेट कौन सी है, जेम्स, और उसके बाद क्या है, कैडबरी। ये चॉकलेट्स है और इसके नंबर दिए हैं 1, 2, 3, 4 और 5। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इज इन वन सीक्वेंस। मोर देन 2 पर्सन डिड नॉट बाई द सेम आइटम और सेम नंबर ऑफ पैकेट। यहां से ही क्वेश्चन मेरा क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। इस लाइन को जिसने ढंग से नहीं पढ़ा होगा पेपर में वो गलत करके आएगा। मोर देन 2 पर्सन डिड नॉट बाई, कि 2 ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने क्या खरीदी होंगी, सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स। क्या खरीदी होंगी, सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स। सिर्फ 2 ही लोगों ने खरीदी होगी, उससे ज़्यादा लोगों ने नहीं खरीदी होगी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है सेम आइटम और सेम नंबर ऑफ पैकेट्स। इसके बाद है सी बॉट पैकेट्स ऑफ मंच। सी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है उसने मेरे को, तो मैं यहाँ पे सिर्फ टेबल में क्या करता चलूँगा, डाटा फिल करता चलूँगा। उसने क्या बोला, सी कौन सी चॉकलेट खाता है, मंच चॉकलेट। ए डिड नॉट बाई कैडबरी पैकेट। तो जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन है उसको मैं कहाँ पे लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। कैडबरी जो चॉकलेट थी वो किसको पसंद नहीं थी, ए को वो चॉकलेट पसंद नहीं थी। इसके बाद अगली लाइन क्या बोली है उसने, बी बॉट 1 पैकेट। तो देखो मंच चॉकलेट हो गई, कैडबरी के बारे में नेगेटिव इंफॉर्मेशन मिली किसके कॉन्टेस्ट में, ए में, और सी के लिए क्या बोला उसने, मंच खाता है। अगली लाइन क्या बोली, बी बॉट 1 पैकेट। बी ने सिर्फ क्या खरीदा है,
एक ही पैकेट खरीदा है, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या फिल कर दूंगा कि बी ने कितने पैकेट खरीदे हैं, हमारे पास 1 पैकेट खरीदा, और 1 को यहाँ से क्या कर दूंगा, एलिमिनेट। तो डाटा मेरा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसके बाद अगली लाइन उसने बोली ए एंड डी बॉट सेम नंबर ऑफ पैकेट्स, कि जो ए और डी है उसने सेम नंबर ऑफ पैकेट्स खरीदे हैं। तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिखता हूँ कि ए किसके बराबर है, डी के बराबर। अब हो क्या सकता है, 2-2 भी हो सकते हैं, 3-3 भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, 4-4, और क्या हो सकते हैं, 5-5 भी हो सकते हैं। तो कंडीशंस क्या बन रही है, ज़्यादा, तो इसको मैं यहाँ पे अभी पुट नहीं करूँगा, ठीक है। इसके बाद अगली लाइन जो बोली है उसको देखते हैं। 2 पर्सन बॉट पैकेट्स ऑफ जेम्स, 2 पर्सन बॉट पैकेट्स ऑफ जेम। देखो यहाँ क्या बोला था, 2 लोग होंगे, जो 2 लोग हैं वो दोनों के दोनों क्या खरीद रहे हैं, चॉकलेट्स। सिमिलर जो आइटम है वो कौन सी है, जेम्स। अब देखो चॉकलेट कितनी दी थी, 1 2 3 4 5, लेकिन लोग कितने दे थे, 6। और उसने बोला था कि सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो सेम चीज़ खरीद रहे हैं, और वो सेम चीज़ जो बिकेगी वो कौन सी बिकेगी, जेम्स वाली बिकेगी। अब कौन से 2 लोग हैं, तो देखो सी के पास तो क्या हो गया है, मंच। जेम्स यहाँ भी आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। मतलब जेम्स की कंडीशंस क्या है, बहुत सारी। तो जब बहुत सारी कंडीशंस होती है तो हम उसके साथ छेड़खानी ना करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे कि जेम्स, साइड पे लिख दिया। इसके बाद अगली कंडीशन पढ़ेंगे, ओनली 1 पर्सन बॉट 5 पर्क पैकेट्स। इसका मतलब क्या था, सिर्फ एक पर्सन है जिसने कौन सी वाली चॉकलेट खरीदी है, पर्क वाली। क्या खरीदी है, पर्क, लेकिन कितने पैकेट खरीदे, 5। तो देखो ये वाली कंडीशन भी यहाँ से क्या आ जाएगी, एलिमिनेट। और मुझे ये बात, इस बात की क्या हो गई, गारंटी, कि जो बंदा पर्क खरीदेगा वो कितने पैकेट खरीदेगा, 5। तो मैं यहाँ पे पर्क के साथ क्या कर दूंगा, 5। लेकिन यहाँ पे मैं अपने डाटा में उसको अभी भी क्या कर पाऊंगा, फिल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि डाटा क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगली लाइन देखते हैं, उसने क्या बोला, ई बॉट 2 पैकेट्स ऑफ जेम्स। अब देखो क्या बोला उसने, ई जो है वो कितने पैकेट खरीदता है, जेम्स के 2। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, 2, और यहाँ पे क्या भर देंगे, जेम्स। तो इसका मतलब है कि ई क्या खरीदता है, जेम्स। तो यहाँ से मैं जेम्स को काट दूंगा, लेकिन उसके पास क्या लिखूंगा, 1 टिक, क्योंकि 2 लोगों ने खरीदना था। दूसरा कौन सा पर्सन आया वो अभी मुझे पता नहीं है, ठीक है। इसके बाद मुझे अगली कंडीशन जो दी है हम उसको पढ़ते हैं। और उसने बोला कि 2 लोग जेम्स खरीदते थे। देखो जेम्स यहाँ पे आ गया, यहाँ कैडबरी नहीं आना है, तो जेम्स कहाँ आ सकता है, 1 2 3 4, 4 जगह में से किसी एक जगह पे क्या आ सकता था, जेम्स आ सकता था। इसके बाद अगली कंडीशन देखते हैं क्या बोलता है उसको, ई बॉट 2 पैकेट्स ऑफ जेम्स। उसके बाद बोला पैकेट ऑफ कैडबरी वर मोर देन दैट ऑफ स्निकर्स। यहाँ से होता था ये क्वेश्चन, कैडबरी के जो हमारे पैकेट्स हैं वो क्या है, द पैकेट्स ऑफ कैडबरी बॉट वर मोर देन दैट ऑफ स्निकर। मतलब कैडबरी सबसे बड़ा है, मोर देन दैट ऑफ स्निकर्स, बट लेस देन दैट ऑफ मंच। लेकिन मंच से क्या है, वो कम है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है मेरे पास क्या, मंच। अब इस कंडीशन के हिसाब से हम जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज बची हैं उनको क्या करते हैं, बिठाने की कोशिश करते हैं। तो देखो उसने मेरे को क्या बोला था कि जेम्स वाले कितने लोग आएंगे, 2 लोग, ठीक है। और तो दूसरा जो पर्सन है उसको बिठाते हैं हम। यहाँ पे हमने ले लिया जेम्स, यहाँ पे कैडबरी नहीं होनी थी, यहाँ पे हम क्या लेके चलते हैं, जेम्स। और हम मान के चलते हैं कि जेम्स वाला जो पर्सन था वो, और जो एक और पर्सन था कोई, उन्होंने क्या खरीदी थी, इक्वल चॉकलेट्स खरीदी थी। तो वो पर्सन कौन सा हो सकता है हमारा, हम यहाँ पे ले लेते कि ये क्या है, जेम्स है। तो जेम्स वाले कितने लोग बोले थे, 2। तो देखो मेरी ये वाली कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाई। एक आ गया मेरा जेम्स खरीदने वाला कौन, ई, और दूसरा कौन सा आ गया, ए। 2 लोग हो गए, ये कंडीशन भी मेरी क्या हो गई, सेटिस्फाई। इसके बाद मेरे पास कौन सी कंडीशन बची, 2 वाली, और 2 वाला एक ही पर्सन आ रहा है, इसको भी कट कर देते हैं। इसके बाद बचा मेरे पास 3 और 4। तो हम एक इसमें से एक कंडीशन को उठा के देखते हैं। अब बचा मेरे पास कौन, पर्क। पर्क वाला जो पर्सन था वो कौन खरीदता है, यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं। पर्क की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 5। तो देखो मेरे पास एक 5 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। अब उसने बोला था कि कॉमन चीज़ आनी है जो एक पर्सन खरीदेगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं कि यहाँ पे क्या लेते हैं, हम मान लेते हैं 3 चॉकलेट ये खरीदता है, 3 ये खरीदता है। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सी वैल्यू बची, 4। अब देखो मेरी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि 3 3 या 4 4। तो 4 वाली कंडीशन तो एलिमिनेट हो गई, बची कौन सी, 3 1 4 ये वाली। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4। इसके बाद
लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा आ गया। जेम्स भी आ गई हमारे पास, 2 बोला था, पर्क भी आ गया, मंच भी आ गया। मेरे पास क्या बच रहा है, कैडबरी। कैडबरी को मैं यहाँ पे लेता हूँ कि 3, और एक मेरे पास क्या बच गया, स्निकर। स्निकर भी एक ही पर्सन ने खानी है। अब जो मेरी यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सी लाइन दी थी, उसी लाइन ने बच्चों को पेपर में क्या किया था, कंफ्यूज। जो सबसे लास्ट लाइन थी, अब देखो वो लाइन तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। पैकेट ऑफ कैडबरी बर मोर देन दैट ऑफ स्निकर, कि जो कैडबरी के पैकेट हैं वो स्निकर से क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। देखो यहाँ पे एक बार लिखता हूँ मैं, जो कैडबरी के पैकेट हैं, सी क्या बोला था, द पैकेट्स ऑफ कैडबरी बर मोर देन दैट ऑफ स्निकर। कैडबरी के पैकेट ज़्यादा होने चाहिए थे, तो कैडबरी के कितने पैकेट है, 3। किससे ज़्यादा होने चाहिए थे वो, स्निकर से। तो स्निकर का कितना पैकेट है, 1। और अगली कंडीशन, बट, और उसके बाद क्या बोला, पैकेट्स ऑफ कैडबरी बॉट वर मोर देन दैट ऑफ स्निकर्स बट लेस देन दैट ऑफ मंच। लेकिन मंच से क्या होने चाहिए थे, कम होने चाहिए थे। इसका मतलब मंच क्या होना चाहिए था, बड़ा। तो मंच की कितने हैं, यहाँ पे देखो मंच के पास कितने हैं, 4। तो ये वाली जो कंडीशन थी, इसी कंडीशन को 95% लोग पेपर में क्या कर पाए थे, नहीं बना पाए थे। और मैक्सिमम लोगों ने क्या बोल दिया था कि ये जो पेपर है इसको या तो हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ऑप्शन वाइज सॉल्व कर पाएंगे, या हम फिर इसको क्या करेंगे। लोगों ने ये कह दिया था यूट्यूब चैनल्स पे कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें डाटा क्या है, इनएडिक्वेट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब एक बार अगर आप सारी की सारी जो भी कंडीशंस हैं उनको दोबारा से पढ़ें, तो देखो ये क्वेश्चन जो था ये पजल बेस्ड था और ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, लेकिन पेपर में क्वेश्चन को हम लोग क्या थे, सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो डाटा इनएडिक्वेट या रॉन्ग क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन जो था एकदम सही था। तो देखिए सारी कंडीशन में एक बार आपके पास पढ़ता हूं, आप लोग मैच करना। और स्क्रीन पे भी आपको क्या दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा, सी बॉट पैकेट्स ऑफ मंच। देखो सी ने मंच खरीदा, सी आ गया, मंच सही हो गया। ए डिड नॉट बाई कैडबरी, ए ने कैडबरी नहीं खरीदा है, तो उसने क्या खरीदा, जेम्स, ये भी सही होगा। बी बॉट 1 पैकेट, बी ने कितने पैकेट खरीदे हैं, 1 पैकेट खरीदा है, तो देखो 1 पैकेट ये भी हो गया। उसका ए एंड डी बॉट सेम नंबर ऑफ पैकेट, ए और डी के सेम नंबर ऑफ पैकेट्स हैं, तो ए के पास भी 3 है और डी के पास भी कितने हैं, 3 है। अगली लाइन, 2% बॉट द पैकेट्स ऑफ जेम, 2 लोगों ने जेम्स खरीदी, तो एक जेम कौन खरीद रहा था, ई, और ए कौन खरीद रहा था, ए, ये भी सही हो गया। अगली लाइन, ओनली 1 पर्सन बॉट 5 पर्क, सिर्फ एक ऐसा पर्सन था जिसने 5 पर्क खरीदी थे, तो वो कौन है, एफ। तो ये वाली कंडीशन भी क्या हो गई, सही। इसके बाद बोला था ई बॉट 2 पैकेट्स ऑफ जेम्स, और ई ने कितने पैकेट खरीदे जेम्स के, 2, तो देखो ये भी आ गया 2। और जो लास्ट वाली कंडीशन थी, पैकेट ऑफ कैडबरी बॉट वर मोर देन दैट ऑफ स्निकर बट लेस देन दैट ऑफ मंच, ये मैंने यहाँ पे आपको पहले से क्या कर दी, प्रूव करके बता दी। तो ये इस पजल का एकदम सही क्या था, आंसर था। तो चलिए अब इसके बेस के ऊपर हमें कितने क्वेश्चन पूछे थे, 5 क्वेश्चंस पूछे थे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी मैं इसको बोर्ड को थोड़ा सा रब करके इस साइड पे आपको क्या करवा देता हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस के क्या करवा देता हूँ, आंसर्स सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखते हैं हम जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 12। तो कंप्यूटर महोदय जी एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 12 को गिराइएगा स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए आ गया क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर। हमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हु बॉट कैडबरी चॉकलेट्स, कि कैडबरी चॉकलेट जो थी वो किसने खरीदी थी। तो इसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने क्या बोला था कि ये गलत है, तो इसका सही आंसर था डी ने क्या खरीदी थी, कैडबरी चॉकलेट खरीदी थी, और इसका ऑप्शन नंबर क्या आया, बी। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 13, ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हु बॉट इक्वल नंबर ऑफ पैकेट्स, कि इक्वल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने खरीदे। तो देखो एक हमारा कौन खरीद रहा है, ए, और दूसरा कौन खरीद रहा है, ई। कौन खरीद रहा है, एक खरीद रहा है मेरा ए, और एक इक्वल नंबर ऑफ एक इक्वल नंबर ऑफ पैकेट्स कौन खरीद रहा है, डी, और एक कौन खरीद रहा है, ए। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। किसने इक्वल खरीदा था, ए और डी ने इक्वल खरीदा था। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 14, ऑफ द फॉलोइंग हु बॉट पर्क चॉकलेट, जो 4 ऑप्शन दिए थे उसमें से पर्क चॉकलेट किसने खरीदी थी। तो पर्क चॉकलेट ऑप्शन नंबर कौन सा था इसका, डी। किसने खरीदी थी, एफ ने खरीदी थी। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पैकेट्स बॉट बाई सी एंड डी, सी और डी के बीच में जो चॉकलेट्स का डिफरेंस पैकेट था, चॉकलेट के डिफरेंस था चॉकलेट के पैकेट्स का, वो कितना था। तो देखो सी ने कितने खरीदे, 4, और डी ने कितनी खरीदी, 3। तो 4 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 4 - 3 = कितना आ जाएगा, 1।
तो मेरा 1 वाला ऑप्शन कौन सा था? ए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कितना आ गया? ए। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ पैकेट्स बॉट बाय एफ, सी एंड डी टुगेदर। एवरेज निकालनी है तो एफ ने कितनी खरीदी है? 5। उसके बाद अगला कौन सा दिया है? सी ने कितनी खरीदी है? 4। उसके बाद जो मेरे को अगला दिया है वो दिया है कौन सा? डी ने कितनी खरीदी? तो डी ने कितनी खरीदी है? 3। तो इन सबको ऐड कर दें तो 5 4 9 3 12 चॉकलेट्स टोटल खरीदी गई। और एवरेज निकालते हैं तो कैसे क्या करेंगे हम सॉल्व? 12 को कितने से डिवाइड करेंगे? 3 से, तो कितना आ जाएगा? 4। तो ये 4 जो था ये मेरा कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी। आशा करूंगा कि ये जो पजल वाला क्वेश्चन था ये अब आपके दिमाग में पूरी तरह से क्या होगा बैठ गया होगा। अगर इस तरह का कोई दोबारा पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसको इस बार हम क्या करेंगे? पूरी तरह से पेपर में सॉल्व करके आएंगे। इस बात की मैं आपको क्या देता हूँ? गारंटी देता हूँ कि दोबारा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया पजल टाइप तो उसको सॉल्व करवाने की गारंटी क्या है? मेरी है। तो ये था हमारा कौन सा? रीजनिंग वाला पोर्शन। 16 क्वेश्चन थे जो रीजनिंग से आपके कौन से वाले पेपर में, एचपी पुलिस के पेपर में पूछे गए थे। इसके बाद हम देखेंगे जो भी इसमें मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो करेंगे स्टार्ट। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 42, जो किसके ऊपर था? कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था? ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज लेंट फ्रॉम 5000 में से कुछ पैसे लेंट किए गए, उनको हम क्या मान के चलते हैं? x। और वो कितने पे लेंट किए गए? 10% पे। अब अगर मान लेते हैं हमारे पास 5000 रुपये हैं, उसमें से x अमाउंट हमने क्या कर दिया है? लेंट कर दिया 10% पे, तो बचा हुआ अमाउंट कहाँ से निकलेगा? तो 5000 में से उसे क्या कर लेंगे हम? माइनस। तो कितना आ जाएगा? 5000 माइनस x। और वो कितने पे लेंट किया गया? 20% पे। तो अगर हम टोटल बात करें तो मतलब ये जो हमारा अमाउंट था वो कितने परसेंट पे लेंट किया गया था? 30% पे। लेकिन उसके बाद उसने क्या बोला? इन नेक्स्ट 2 ईयर एन अमाउंट ऑफ RS 1700 इज अर्नड एज सिंपल इंटरेस्ट। 2 साल के बाद हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1700 रुपये का। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब वो मेरे को बोल रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट दैट हैज बीन लेंट एट 10% पर एनम। ये जो x है, इस x की वैल्यू मुझे क्या करनी है? निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं? हम पहले इन दोनों अमाउंट को क्या कर लेते हैं? एक स्टेटमेंट में लिखते हैं कि कैसे क्या होगा। x अमाउंट था वो कितने परसेंट पे दिया गया था? 10% पे। तो ये लिख दिया मैंने x इंटू 10/100। साथ में क्या आ जाएगा? प्लस दूसरा अमाउंट कितना था? 5000 माइनस x। और ये वाला जो अमाउंट था वो कितने पे लेंट किया गया था? 20% पे। तो अपॉन क्या आ जाएगा? इंटू 20/100। और ये जो हमारा सारा का सारा सिस्टम चला था इसके ऊपर मुझे कितना इंटरेस्ट मिला था? 1700 रुपये मुझे क्या मिले थे? इंटरेस्ट में मिले थे। लेकिन ये जो 1700 रुपये मिले थे ये मुझे मिले कितने टाइम के लिए थे? 2 सालों के लिए। तो मतलब यहाँ वाला जो ये मेरा सिस्टम था इसको सारे को मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना था? 2 से। तो अब देखो जो जो चीज़ें कट रही हैं उन्हें कैंसिल आउट करते हैं जल्दी से। और देखो बाहर क्या बच गई मेरी वैल्यू? 2। अंदर क्या बचा? x/10 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया? 10,000 माइनस कितना आ जाएगा? 2x अपॉन कितना आ गया? 10। और इक्वल टू ये सारा का सारा कितने के बराबर था? 1700। इसके बाद अंदर वालों का क्या ले लेते हैं? एलसीएम। तो आ जाएगा x प्लस 10,000 माइनस 2x अपॉन कितना आ गया? 10। और इक्वल टू कितना आ गया? 1700। अब ये वाली चीज़ उधर जाके किस में चली जाएगी? डिवाइड में। तो ये कितना आ गया? 2। इससे इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 5। और x प्लस 10,000 माइनस 2x इक्वल टू 17 पंजे कितने हो जाएंगे? 8500। और ये x में से एक x चला जाएगा तो बचेगा x। और 10,000 में से 8500 रुपये माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1500 रुपये। ये क्या आ गया मेरा राइट आंसर? कि कितना अमाउंट था जो 5000 में से मैंने 10% के ऊपर क्या किया था? उधार दिया था। तो कितना अमाउंट आया मेरा? 1500 रुपये थे जो मैंने उधार दिए थे। 5000 में से कितने प्रतिशत के हिसाब से? 10% के हिसाब से। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया हमारा? राइट जो था इस सीरीज में ए ऑप्शन, 1500 रुपये। चलिए अब देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। इसमें क्या बोल रहा है मेरे को? द रेशो ऑफ एज ऑफ फादर एंड मदर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ देयर सन इज 9:8। कि किसका रेशो
फादर और मदर की जो है उसकी आयु का अनुपात कितना दिया है, 9 और 7 एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड। जब बच्चे का क्या हुआ था जन्म, तो हम चाइल्ड जो है जब उसका बर्थ हुआ था हम मान लेते हैं उस समय उसकी एज कितनी थी, 0 ईयर्स। उसके बाद क्या बोला उसने, द रेशो ऑफ एज ऑफ फादर एंड मदर वुड बी 17:16 व्हेन देयर सन्स एज वुड बी डबल ऑफ हिज पेरेंट्स, कि अगर उसकी जो माता पिता थे उनका रेशो एज का चेंज होकर कितना बन जाएगा, 17:16 कितना बन जाएगा, 17:16, जब उनके लड़के की आयु क्या होगी, डबल ऑफ हिज प्रेजेंट एज, कि जो उसकी एज थी उसकी क्या हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी तब। तो देखो जब भी हमें एज का कंसेप्ट किसके साथ आए, रेशो के साथ, तो सबसे पहले इसका डिफरेंस देखो कि कितने पार्ट का डिफरेंस है। यहाँ पे एक पार्ट का डिफरेंस है और यहाँ पे भी कितने पार्ट का डिफरेंस है, एक पार्ट का डिफरेंस है। तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं हम कि इक्वल है डिफरेंस, तो यहाँ पे कितने ईयर का डिफरेंस आ रहा है। तो देखो 9 से कितने बन रहे थे रेशो, 17, तो यहाँ पे कितने साल का डिफरेंस आ रहा है, 8 ईयर्स। और यहाँ पे भी कितने यूनिट का अंतर आ रहा है, ईयर्स, या इसे हम क्या बोल के चलते हैं, सिंपल ईयर्स ना लूँ, लेने के बदले में क्या लेके चलता हूँ, यूनिट। तो 1 यूनिट का 8 यूनिट का क्या पड़ रहा है, दोनों के बीच का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद उसने बोला था व्हाट इज द प्रेजेंट रेशो ऑफ एज। तो अब हम मान के चलते हैं कि एक पार्ट का जो डिफरेंस था, तो हम मान के चलते हैं कि अभी जो चाइल्ड है उसकी प्रेजेंट जो एज है वो कितने साल हो गई, यहाँ से एक जो है वो कितने के बराबर आया, 8 के बराबर। और उसने बोला था कि वो क्या है, उसका 2 गुना था, डबल बोला था, ही वुड बी सन्स एज वुड बी डबल ऑफ हिज प्रेजेंट एज, कि जो उसकी प्रेजेंट एज थी उसका क्या है, वो डबल है। तो इससे अगर इसको काट दें तो जो चिल्ड्रन है उसकी एज कितने साल आ रही है, 4 वर्ष। अब उसने मेरे को बोला कि अगर एक पार्ट का डिफरेंस जो है वो मेरा कितने के बराबर आ रहा है, 4 के बराबर, और बच्चे की एज जो है वो कितने साल आ गई, 4 साल। तो फादर और मदर जो हैं उनकी प्रेजेंट एज का रेशो बताओ। तो उनकी जो प्रेजेंट एज पहले दी थी जब बच्चा पैदा हुआ था तब कितनी दी थी, 9 और 8, और अब बेटा जो है उनका 4 साल क्या हो चुका है, उसकी एज बढ़ चुकी है। तो दोनों पेरेंट्स की एज में भी कितने कितने हो जाएंगे, प्लस प्लस के 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। तो इसका मतलब अभी जो उनकी आयु है उसका अनुपात कितना है, 13:12 है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा था, बी था। तो जो आपके पुलिस वाला एग्जाम हुआ था इसकी सीरीज सी का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 43, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, सही 13:12, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा था, बी था। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 44। इसमें क्या बोल रहा है हमें, स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ए ट्रेन क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड्स। एक कोई ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को क्या करती है, 25 सेकंड में पार करती है। हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारा, ये क्या है, पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म है और एक ट्रेन आ रही है पीछे से। इस तरह से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम मान लेते हैं कि क्या बनी है हमारी, ये पटरी है, और यहाँ से हमारी क्या आ रही है, इस तरह से ये ट्रेन का क्या आ गया, हमारा इंजन, और ये इसके साथ क्या हो गया, पहिए, ऐसे करके इसके साथ क्या है, अलग अलग क्या जुड़े हुए हैं, डब्बे जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद मुझे क्या बोलता है वो, द ट्रेन क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड्स, द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 240 मीटर्स। ये जो प्लेटफॉर्म है मेरा, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 240 मीटर है। वट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो ये जो हमारी ट्रेन है उसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो देखो जब भी हमारा ट्रेन वाला कंसेप्ट आता है तो हमें क्या फार्मूला लेके चलते हैं हम, डिस्टेंस इक्वल टू हमारा क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड किसके साथ, टाइम के साथ। तो उसने मुझे यहाँ पे क्या दिया है, प्लेटफॉर्म की जो डिस्टेंस है, एक ये डिस्टेंस आएगी और जो दूसरी डिस्टेंस आएगी जब ये ट्रेन इसको क्या करेगी, पूरी को क्रॉस। तो हम मानते हैं कि यहाँ से जो ट्रेन की डिस्टेंस थी वो कितनी थी, L। तो जब ये ट्रेन इसको यहाँ से पूरी क्रॉस करके जाएगी तो इस साइड पे क्या हो जाएगी, हमारी पूरी की पूरी जो ट्रेन है वो बाहर निकल जाएगी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके। तो पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में उसे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, 240 मीटर प्लस L क्या लिखा, जो ट्रेन है उसकी लेंथ। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि 240 प्लस L क्या आ गई हमारी डिस्टेंस। इसके बाद उसने मुझे बोला था इस डिस्टेंस को कवर करने में वो टाइम कितना लेता है, 25 सेकेंड्स। कितना समय लेता है,
25 सेकेंड्स। तो उसके बाद उसने मुझे क्या बोला कि हमें क्या निकाल के बतानी है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, कि ट्रेन की लेंथ बतानी है। तो देखो जब हम कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं उसमें 2 वेरिएबल्स हो, 3 वेरिएबल्स हो, अगर 2 वेरिएबल्स मुझे दिए हों तो मैं उससे क्या कर सकता हूँ, अपना तीसरा वेरिएबल निकाल सकता हूँ। यहाँ पे ये वाला वेरिएबल तो मुझे पता लग गया, लेकिन इसमें भी लेंथ वाला वेरिएबल मेरा क्या है, मिस। यहाँ पे मुझे टाइम वाला वेरिएबल तो पता लग गया, लेकिन मुझे स्पीड क्या है उसका पता नहीं है। तो देखो एक क्वेश्चन या एक आंसर हम निकालने लगे हैं किसी एक फॉर्मूले से, और उसमें से 2 वेरिएबल्स क्या हैं, हमारे 2 वेरिएबल क्या हैं, मिस हैं, कि 2 वेरिएबल्स जो है वो वहाँ से क्या हैं, मिसिंग हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनको निकालने के लिए मुझे कोई एक वेरिएबल पता होता है इनमें से तो मैं निकाल सकता था। तो मुझे यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स पता ही नहीं है, तो इसका मतलब मेरा क्या है, डाटा इन एडिक्वेट, कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो एग्जामिनर ने आपको डाटा दिया था वो डाटा पर्याप्त नहीं था। तो इसका ऑप्शन दिया था आपको 140 मीटर, 200 मीटर, कैन नॉट बी डिटरमाइन या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर नंबर कितना आ जाएगा, सी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, कि हम चाहे जो मर्जी तरीका लगा लें लेकिन दिए हुए वैल्यूज़ के हिसाब से इस क्वेश्चन को का सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा क्या लिखा है, √4 और उसकी पावर क्या दी है 3 इंटू रूट के अंदर क्या है 16 और उसकी पावर क्या दी है 4 और डिवाइडेड बाई कितना है 8 का स्क्वायर इक्वल टू 2 की पावर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसे हम बोलते हैं घात और करनी या श्रड्स और इंडिसेस, उसका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। a की पावर m इंटू एन, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं हमारी ऐड, और अगर बेसिस क्या हो सेम डिफरेंट लेकिन किस में हो अपॉन में, बेसिस सेम हो लेकिन पावर्स क्या हो डिफरेंट, और अपॉन में है तो ऊपर आके क्या हो जाती हैं माइनस हो जाती हैं। तो ये फार्मूला भी मेरा यहाँ पे यूज़ हो जाएगा और ये फार्मूला भी यूज़ हो जाएगा। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने पहले यहाँ पे फार्मूले लिख के क्या कर दिए, समझा दिए। अब चलते हैं, √4 का मतलब है 2, √4 का मतलब है 2 और 2 की पावर कितनी बोली है वहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे कितना 16 का मतलब कितना हो जाएगा 4 और इसकी पावर कितनी है बाहर 4 डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर और बराबर है 2 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब देखो एक है मेरी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली कौन सी आती है मेरी LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाली मेरी कौन सी है राइट हैंड साइड। तो जब भी हमारे पास श्रड्स और इंडिसेस का क्वेश्चन आ जाए तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को भी देखना है और राइट हैंड साइड को भी देखना है। तो यहाँ पे 2 है 4 है 8 है, लेकिन जो मेरी राइट हैंड साइड है वहाँ पे सारा का सारा डाटा किस फॉर्मेट में पूछा है उसने आंसर 2 के फॉर्मेट में पूछा है। तो मैं क्या करूँगा अपनी लेफ्ट हैंड वाली साइड को सारे को किस में कन्वर्ट कर दूंगा 2 में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो ऑलरेडी 2 में है और 4 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और बाहर क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 2 और बाहर क्या रह जाएगा 2 की पावर x। ऐसा मैंने किस फॉर्मूले से किया, a की पावर m और बाहर एक पावर क्या हो n, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई। एक और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये भी यहाँ पे क्या होगा यूज़, a की पावर अंदर कुछ और हो बाहर कुछ और हो तो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ जाएगी 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6 इक्वल टू 2 की पावर x। अब इसके बाद बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, हमारा फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 11 डिवाइड मतलब कहाँ आ जाएगा नीचे 2 की पावर 6 इक्वल टू 2 की पावर कितनी x। और मैंने एक और फॉर्मूला बताया कि a की पावर m अपॉन a की पावर n हो। तो देखो बेसिस सेम है पावर्स क्या है डिफरेंट, लेकिन किस में है अपॉन में, तो नीचे वाली चीज़ ऊपर जाके क्या हो जाती है माइनस, जो आपके यहाँ पे फॉर्मूले पे लिखा हुआ है। तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 11 माइनस 2 की पावर 6 इक्वल टू 2 की पावर x। और यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ रही है 5 और इक्वल टू 2 की पावर x। ये और ये कट जाएंगे और बचेगा क्या 5 इक्वल टू x। इसका मतलब ये जो मेरा क्वेश्चन आया इसका आंसर कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था। ये इसका क्या था करेक्ट आंसर।
ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखो मैंने सारा कुछ सॉल्व करके बता दिया। एक बार दोबारा से जल्दी से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 3 फॉर्मूले चाहिए। बेसेस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेसेस सेम हो लेकिन किस में हो, अपॉन में, तो क्या हो जाती है माइनस। बेसेस डिफरेंट हो लेकिन किस में हो, मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाती है बाहर जाके पावर्स मल्टीप्लाई। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 4 को किस में चेंज कर लिया, 2 में, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। इसको चेंज किया 4 में, 3 4 2, ठीक है। इसके बाद ये पावर आ गई 3, इसको चेंज कर लिया हमने किस में, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या करनी है, इक्वल। ये हो गया 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 2, और फिर इनको क्या किया मल्टीप्लाई, 3 8 6 आ गया। और फिर उसके बाद जो फॉर्मूले थे यहाँ पे सेकंड फार्मूला अप्लाई किया, उसके बाद इनको माइनस किया और x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5, और ऑप्शन नंबर 5 जो था वो कौन से ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी में था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 46 है उसमें क्या बोल रहा है वो, द एवरेज ऑफ राम्स 5 डिफरेंट स्कोर्स इन अ टेस्ट इज 46.5। क्वेश्चन किस चीज़ का है वो, ये जो दिया है एवरेज का है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, या हम क्या लिख सकते हैं a इक्वल टू एस अपॉन n भी लिख सकते हैं। उसने क्या बोला, द एवरेज ऑफ राम्स 5 डिफरेंट स्कोर्स इन अ टेस्ट इज 46.5। मतलब राम की कितनी इनिंग्स की बात की उसने, 5, नंबर कितने आ गए 5, और जो एवरेज दी है वो कितने दी है 46.5। तो यहाँ से सम निकल सकता है, सम इक्वल टू क्या आ जाएगा 46.5 इंटू 5 5 5 25 का 5 2 32 का 2 और 3 232.5। उसके बाद क्या बोला, इट वॉज लर्नड लेटर हिज 2 स्कोर्स वर रिटन एज 40 in place of 38 and 32 in place of 36। what is the correct average, कि एक नंबर था उसका कितना 38, उसकी जगह पे उन्होंने क्या लिख दिया था 40, और दूसरा नंबर था वो कितना लिखना था 36, उसकी जगह पे उन्होंने कितना लिखा था 32। तो ये दो चीज़ें उन्होंने क्या कर दी थी, 38 के बदले क्या लिख दिया था 40, और 36 के बदले क्या लिख दिया था 32। तो इनको अगर हम चेंज करें तो ये कैसे करते हैं हम, 232.5 तो उसकी क्या था 5 इनिंग्स थे, उसमें क्या होते प्लस के 38 माइनस के 40 फिर प्लस के 36 और माइनस के 32, और फिर से इसको क्या करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं। तो ये जो सारा टोटल मेरे पास आना था 234.5 डिवाइडेड बाई कितना आ जाना था 5, और इसे सॉल्व करते तो ये आ जाता 46.9, जो कि हमारा कौन सा था 46.9 था। ऑप्शन नंबर बी में इसका मेरे को क्या था आंसर दिया हुआ था। ठीक है, अब ये जो तरीका है ये क्या है, लॉन्ग प्रोसेस है। इसको शॉर्टकट वाले तरीके से यहाँ पे देखते हैं, एकदम जल्दी करते हैं हम, 10 से 15 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते थे। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें ये देखना है कि एक्चुअल में गलती कितनी हो रही है। मेरे पास जो टोटल मेरा एवरेज है सही वाला वो कितना है 46.5, और क्वेश्चन में उसने क्या बोला, इट वॉज लर्नड लेटर हिज 2 स्कोर्स वर रिटन एज 40 इन प्लेस ऑफ 38। मतलब लिखना हमें कितना था 38, लेकिन हमने लिख कितना दिया था 40। मतलब क्या हुआ था -2 की गलती हुई। अगली बार उसने क्या बोला, एंड 32 इन प्लेस ऑफ 36। मतलब उसने क्या किया था, लेने कितने थे 38, कितने लेने थे 36, लेकिन लिए कितने 32। तो कितने का डिफरेंस हुआ +4 का। अब प्लस माइनस माइनस करें तो कितने का अंतर आ रहा है 2 का। मतलब 2 रन्स जो थे वो उन्होंने क्या कर दिए थे, इसमें लिखने की गलती में क्या कर दिए थे कम। तो अगर कम हुए हैं तो इसका मतलब एवरेज क्या होगी हमारी इंक्रीज होगी। तो ये जो 2 रन्स थे ये 5 इनिंग्स में बराबर बटने थे, तो कितना आ जाना था 0.40, और जो मेरा ओरिजिनल एवरेज था वो भी बढ़ जाना था कितना 0.40। तो इसमें 0.40 हम क्या कर देते ऐड, तो कितना आ जाता 46.90। ये फिर से मेरा कौन सा आ जाता ऑप्शन नंबर बी। ये इस क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करने का क्या था सही तरीका था, जिससे ये क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में क्या हो सकता था सॉल्व हो सकता था। और जो मेरे
इंस्टीट्यूट में जिन्होंने मेरी क्लास में ये सब कंसेप्ट पढ़े थे उन लोगों ने सच में इसको पेपर में क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में सॉल्व किया था। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 47। ए कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए जो है वो किसी काम को क्या करता है, कितने दिनों में करता है, 12 डेज में करता है। इसके बाद उसने क्या बोला, बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। बी जो है वो ए से कितना है, 20% मोर एफिशिएंट। इसको ऐसे मान के चलते कि ए किसी काम को 100% करता है तो बी उससे क्या है 20% ज़्यादा है, तो कितने परसेंट, 120%। इससे इसको काटो तो ये कट के कितना आ जाएगा 5:6। ये उनके काम करने की क्या है एफिशिएंसी, या उनके काम करने की क्या है क्षमता है। एफिशिएंसी को अगर हम क्या कर देते हैं रिवर्स, तो ये क्या बन जाता है टाइम, मतलब 6:5। क्या मतलब हुआ इसका 6:5 का, कि ए अगर किसी काम को करने में 6 दिन लेता है तो बी कितने दिन लेता है 5 दिन। वजह कि बी के काम करने की रफ्तार ए से क्या है ज़्यादा है। और यहाँ पे मुझे बोला था कि जो हमारा कौन है ए है वो कितने दिनों में करता है 12 दिनों में। तो 6 का मतलब कितना है 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब 2 डेज आया। तो अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 को 2 से तो कितना आ जाएगा 10 डेज। यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि ए अगर काम करने के लिए कितने दिन लगाता है 12 डेज, तो बी कितने दिन लगाता है 10 डेज लगाता है। ये आ गया मेरे इस क्वेश्चन का आधा पोर्शन। इसके बाद उसने मेरे को क्या बोला, सी कंप्लीट्स द सेम वर्क टेकिंग 6 मोर डेज देन बी। जो सी है वो बी से कितना टाइम ज़्यादा लगाता है 6 डेज, तो 10 + 6 कर दें तो कितने दिन लगाता है 16 डेज। ये काम कौन करेगा सी, कितने दिनों में करेगा और 16 दिनों में। इसके बाद उसने क्या बोला, व्हाट विल बी द टाइम इन डेज टेकन बाई बी प्लस सी ज्वाइंटली टू कंप्लीट द वर्क, कि इस पूरे काम को करने के लिए बी और सी कितना टाइम लेंगे। तो अगर इसमें हम इसको सॉल्व करने जाएं तो हम कैसे सॉल्व कर सकते थे इसको, वो देखते हैं। अब ए के कितने दिन हो गए 12, उसके बाद बी के कितने दिन आ गए 10, और उसके बाद किसके बोले उसने सी के कितने दिन आ गए 16। इनका क्या लेते हैं हम एलसीएम, तो मुझे क्या पता लग जाएगा टोटल काम, तो इसका एलसीएम लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा 10, 20, 120 और लगभग आ जाएगा 240। ठीक है, कितना आ जाएगा 240 के करीब इसका क्या आ जाएगा मेरा एलसीएम। और इससे इसको लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20, इससे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, और इससे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। हाँ 16 गुना 15, हाँ 16 गुना 15 240। इसके बाद वो मुझे क्या बोलता है कि कौन कौन मिलके काम करते हैं, बी प्लस सी मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन लेते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ए कितने दिनों में कर सकता है इस काम को 20 दिनों में, बी कितने में 24 दिनों में, और सी कितने दिनों में 15 दिनों में। और इन्होंने मेरे को पूछा था व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय बी प्लस सी ज्वाइंटली टू डू द सेम वर्क। ठीक है, तो सेम काम अगर वो करते हैं तो कितने दिनों में करेंगे 240 डिवाइडेड बाई 24 + 15, तो ये आ जाएगा आपका 39/240। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 80/13, और 80/13 को सॉल्व करते हैं तो 13 × 6 = 78, और 13 और 2 6/2/13 डेज के अंदर वो इस काम को क्या कर देते, पूरे के पूरे को सॉल्व कर देते। तो 6/2/13 हमारा कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी में ये चीज़ अवेलेबल थी। ठीक है, अब इसके बाद देखो और कुछ देखते हैं। यहाँ तक तो ये ठीक था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इस पोर्शन में मेरे को टाइम क्या लग गया ज़्यादा। तो इसका शॉर्टकट हम क्या करते, देखो सीधा ही, अगर मुझे बी का पता था और किसके बारे में पता था सी का, बी कितने दिन लगाता है 10 दिन और सी कितने दिन लगाता है 16 दिन, तो इसको सीधा ही कर देते हैं हम बी इंटू सी अपॉन बी प्लस सी। बी इंटू सी मतलब कितने 10 गुना 16, और नीचे क्या आ जाते हैं 10 + 16 मतलब 160/26। 160/26 को सॉल्व करते तो भी हमारे पास कितना आता 2 सही 6 सही 2/13 डेज। तो ये इसको सॉल्व करने का क्या था शॉर्टकट तरीका था कि इससे हम इसको क्या कर सकते थे जल्दी से सॉल्व कर सकते थे। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, ये आपके जो पुलिस का पेपर था उसका क्या था लास्ट क्वेश्चन था, तो इसको भी मैं बोर्ड पे करा देता हूँ। हमें क्या बोला था, रेशो ऑफ द बिगेस्ट एंड सेकंड बिगेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज
3:2। देखो अब उसने बोला, हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, सिंपल एक ट्रायंगल की। ट्रायंगल में कितने साइड्स होती हैं हमारी, 3, और एंगल भी कितने बनेंगे, 3। और उस एक चीज़ और मुझे पता होती है कि एक ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। उसके बाद उसने मेरे को बोला कि द बिगेस्ट एंड सेकेंड बिगेस्ट ट्रायंगल का जो रेशो कितना है, 3:2। हम मान लेते हैं कि ये 3 है और ये 2 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3x + 2x प्लस जो एंगल मुझे पता नहीं है उसे हम क्या मान ले, x। तो ये कितने के बराबर हो सकता है, 180 डिग्री के बराबर हो सकता है। उसके बाद उसने क्या बोला, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 20% ऑफ द सम ऑफ बिगेस्ट एंड सेकंड बिगेस्ट एंगल, कि जो मेरा सेकंड बिगेस्ट और फर्स्ट बिगेस्ट एंगल है वो उसका कितना था, 20% था। ठीक है, कितना परसेंट था, 20%। तो देखो 20% का मतलब है 1/5। ये 1/5 कहाँ से आया, 20/100। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। उसने मुझे क्या चीज़ बोली है कि जो मेरे पास ये दो एंगल थे, कौन से वाले, बिगेस्ट और सेकंड बिगेस्ट, इनको मिलाकर मेरे पास कितना है, 3x + 5x, और ये कितने के बराबर है, 1/5 के बराबर है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 5x = 1/5, और ये कटेगा तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x लगभग जो है मेरा वो कितने के आप बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे वो वाली वैल्यू मैंने x की यहाँ पे क्या कर दी, 1 पुट कर दी। तो कितना आ गया मेरे पास, देखो 3x + 2x + 1x मतलब 6x = कितने, 180 डिग्री, और x = 180 डिग्री अपॉन 6 मतलब कट के आ जाएगा x = कितना, 30 डिग्री। उसके बाद सबसे बड़े एंगल की बात करूं मैं तो कितना x है, 3x। तो 3 × x = मतलब 3 × यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 3 × 30 = पहला एंगल आ गया 90 डिग्री। उसके बाद 2 × x = आ गया 2 × 30 = कितना आ गया, 60 डिग्री, और एक x था तो ये कितना आ गया, 1 × 30 = 30 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद उसने मेरे को क्या बोला है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द सेकंड बिगेस्ट एंगल, कि सबसे छोटे और जो सेकंड बिगेस्ट है उसका क्या बताओ सम। तो सबसे छोटा कितना है, 30 डिग्री, और उसके बाद कौन सा है, 60 डिग्री। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा था, बी। तो क्वेश्चन नंबर 48 का मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी आपको क्या होगा, समझ आ गया होगा। ये थे हमारे ये जो पेपर था हमारा कौन सा, 2019 का जो पेपर था, सेकंड बार जो आपका पेपर हुआ था, क्योंकि फर्स्ट बार पेपर क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था, सेकंड टाइम ये पेपर हुआ था। ये इस पेपर के रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस थे जो मैंने बहुत डिटेल में आपको क्या किए हैं, करवा दिए हैं। इस तरह के दोबारा कभी भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि आप इन तरीक़ों से उन क्वेश्चंस को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ क्या करो, शेयर करो। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलो, क्योंकि बेल एक ऐसी चीज़ है जो हमें क्या करती है, नींद से उठाती है। तो जैसे ही आपके पास हमारे चैनल की बेल बजी होगी तो आपको क्या हो जाएगा, हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन सीधी आपके पास आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, बाय।